रख हौसला, वह मंजिल भी आएगी। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक्का ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा आना है मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार श्री स्टडी फिजिक्स क्लासेस पे। कैसे हो भैया? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी जारी रही होगी और आप बेहतरीन तरीके से और पढ़ने का प्रयास कर पा रहे होंगे। तो इसी कड़ी में और चलिएगा अपन स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और मेरे ख्याल से विजिबिलिटी का कोई और प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। और एक मिनट। हम्म, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं क्लास का। और आज की इस क्लास में 11 साइंस की फिजिक्स की एक क्लास है। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा, डायमेंशन और मेजरमेंट यानी विमा और मात्रक के ऊपर अपनी परिचर्चा जारी थी। उसमें अपन ने और तमाम भर की चीजें टॉपिक्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए, सॉल्यूशन कर लिया, उनका समझ लिया सभी को। एक विमाओं का और जो सीमा है वो एक पॉइंट रहा है उस चैप्टर में। और बाकी सार्थक अंक को मैं एक अलग चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा वैसे। और आपकी बुक में एक ही चैप्टर दे रखा है, ठीक है, एक ही में सार्थक अंक है, लेकिन अपन उसका अलग से चैप्टर लेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसका तो अपन अलग से एक चैप्टर ले लेंगे। अभी अपना जो बेसिक टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। एक विमाओं की क्या कमियां हैं, विमीय समीकरणों के जो कमियां हैं वो अपन ने अभी बाकी है, बट वो भी क्लियर कर लेंगे। आज की क्लास मैंने स्पेशली न्यूमेरिकल्स के ऊपर रखी है। तो आज की क्लास में तो अपन भाई न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे और लगभग 12 से 13 न्यूमेरिकल्स हैं। तो बिना किसी देरी के आज अपन स्टार्ट करेंगे, चलेगा। ठीक है। एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन अपन जिसको बोलते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, अपने वाले बोलते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अपना एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आपके बीच है। जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो भाई। बहुत ही लल्लू है, बहुत ही आसान है। और अपना जो पढ़ाने का मेथड है वो भी यही है, लल्लू से और हायर लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। एक मात्रक रहित राशि का कोई मात्रक नहीं होता, का सदा एक मात्रक होता है, का मात्रक हो सकता है या का मात्रक होता ही नहीं है। जल्दी से फटाक से और इस आंसर का इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो होपफुली आपका आंसर आ गया होगा। अभी मैं आपको आंसर लिखवाता हूं, लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा, ठीक है। एक विमा रहित राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात तो सदा गलत है। सर क्यों गलत है? विमा नहीं है तो मात्रक भी नहीं होगा, और मात्रक नहीं होगा तो वो भौतिक राशि भी नहीं होगी, ऐसा बात आपने कभी बोला था। लेकिन मैंने क्या बताया था भाई, भौतिक राशि के ऊपर एक बात बताई थी आपको। मैंने एक स्पेशल केस लिख करके आपको, और पूरक मात्रक नाम का एक टॉपिक था वो पढ़ाया था। उसमें मैंने कोण के दो मात्रक आपको बताए, रेडियन और स्टेरेडियन। क्या उसकी कोई विमा है दोनों की? अरे भाई दोनों मात्रक हैं लेकिन उनकी कभी विमा नहीं है। इसका मतलब ये कहना बहुत गलत है कि विमा नहीं है, इसका मतलब मात्रक भी किसी भौतिक राशि का नहीं होगा। अरे भाई कोण के दोनों मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन के है ना मात्रक। कोण के, कोण का जो मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन दोनों का मात्रक है ना, कोण और घनकोण का। तो ये मात्रक, ये चीज कहना बहुत ही गलत होगी। फिर कह रहा है इसका सदा एक मात्रक होता है, कोई फिक्स बात नहीं है भाई। एक ही मात्रक होना कोई तय नहीं है। का सदा एक मात्रक होता है, कोई कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है वो नहीं भी। कम मात्रक हो सकता है, बिल्कुल ये बात सही है। अपन बोल सकते हैं कि कम मात्रक हो सकता है, एक ही मात्रक होगा कोई जरूरी नहीं है भाई। कोण के दो मात्रक है, कोण के तो वो घन कोण और समतल कोण वो तो अलग अलग टाइप से है, लेकिन वास्तविकता में तो वो कोण ही है। और कोण का कोई एक ही मात्रक नहीं है, रेडियन और स्टेरेडियन दो मात्रक है ना। तो अपन नहीं बोल सकते होता ही नहीं है, ये कैसे अपन बोल सकते हैं भाई होता ही नहीं है। तो इसका क्या होता है, मात्रक हो सकता है, ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो का मात्रक हो सकता है। जल्दी से 3 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। अपन आज नोट डाउन नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान से समझना है चीजों को। और नोट्स बाद में बनाने हैं क्लास के, क्योंकि आज मैं चाहूंगा कि कंप्लीटली अपना जो न्यूमेरिकल बेसिस पे पूरा कंप्लीट कोर्स हो, ठीक है। होपफुली आपने और सॉल्व कर लिया होगा। सुनिएगा ध्यान से। एक मात्रक रहित राशि
एक मात्रक रहित राशि की सभी विमाएं सदा शून्य होती है, कि सभी विमाएं कभी शून्य नहीं होती है, कि विमाएं शून्य के अलावा भी हो सकती हैं या होती नहीं है। जल्दी से 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से फटाक से इस चीज को सोल्व करें भाई। सोल्व में नहीं, देखते ही पता चलना चाहिए, क्योंकि टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में जाकर के पढ़ाया गया है, तो आंसर भी और यूं ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, एक विमा रहित राशि की सभी विमाएं सदा शून्य होती हैं। एक विमा रहित राशि जिसका विमा नहीं होगी, मतलब मात्रक नहीं होगा। ये बोलोगे क्या, अरे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मात्रक हो सकता है लेकिन विमा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, बीमा रहित राशि का मात्रक होगा, लेकिन मात्रक कैसा होगा, शून्य होगा। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, एक बीमा रहित राशि की बीमाएं सदा शून्य होती है, ये बात सही है। क्यों सही है, बात का ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं, आप उसका बीमा की बात करें, आप विकृति की बीमा की बात करें। भाई विकृति लंबाई बटे हुए लंबाई होती है, यानी लंबाई में परिवर्तन, यही होता है ना, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई अपनी विकृति होती है। तो विकृति की विमाहीन राशि होती है। विकृति अपनी क्या है, विमाहीन राशि है। लेकिन अगर विकृति का, अगर मैं विमा फिर भी बात करें तो M0 L0 T0 A0, इसको तो इस प्रकार से तो लिखा जा सकता है ना भाई। इसका मतलब ये क्या है, उसकी कोई बीमा तो नहीं है, लेकिन अपन उसके पावर में शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि विकृति का कहीं नहीं आने वाला, तो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर अपन शून्य तो लगा सकते हैं। मतलब मात्रक क्या होता है, सदा शून्य होता है। मात्रक क्या होता है, सदा उसका शून्य होता है। तो ये बात क्लियर हुई ना। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, सदा शून्य होता है। फिर दे रखा है कभी विमाएं कभी शून्य नहीं होती। भाई शून्य कैसे नहीं होंगी, शून्य तो होती है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला की विमाएं शून्य के अलावा भी हो सकती हैं, नहीं, शून्य के अलावा कहां से होंगी, अगर उसका मात्रक ही नहीं होगा तो विमा कहां से आएगी, तो शून्य ही होगी ना भाई। होती ही नहीं है, होती कैसे नहीं है, शून्य होती है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अपना आंसर फर्स्ट वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 3 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ठीक है, होपफुली स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अभी आगे बढ़े, सही विकल्प चुने। जल्दी से फटाक से इस चीज का और आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही विकल्प चुने। विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तविकता में सही भी हो सकता है। विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तविकता में गलत भी हो सकता है। विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तविकता में सही भी हो सकता है। और फोर्थ वाला क्या दे रखा है, विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तविकता में गलत भी हो सकता है। देखिएगा भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तविकता में सही भी हो सकता है। हो सकता है भाई, अपन बोल सकते हैं कि भी विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तविकता में सही भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तविकता में गलत भी हो सकता है, ये भी बात सही है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण गलत हो सकता है, क्योंकि विमीय दृष्टि में अपन को संख्याओं का पता नहीं चलता। अरे भाई x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखे तो भी विमीय दृष्टि से वो इक्वेशन सही है, लेकिन x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 1/3 एटी स्क्वायर लिखे तो भी वो तो सही होगा, लेकिन वास्तविकता में तो वो इक्वेशन गलत है ना, 1/3 नहीं आएगी। तो ये भी बात सही है कि उससे अपन को गलत भी हो सकता है। विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तविकता में सही भी हो सकता है। गलत समीकरण वास्तविकता में सही भी हो सकता है, ये कभी गलत बात है भाई। विमीय दृष्टि से कोई समीकरण अगर गलत हो गया तो वो कभी सही नहीं हो सकता। और चौथा वाला क्या बोल रहा है, विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तविकता में गलत भी हो सकता है। विमीय दृष्टि से जो गलत समीकरण होगा वो वास्तविकता में क्या होगा, गलत भी हो सकता है। तो गलत समीकरण वास्तविकता में गलत क्या होगा, वास्तविकता में गलत भी होगा, ये भी बात सही है। विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में गलत भी हो सकता है। अगर विमीय दृष्टि से गलत समीकरण अपन ने निकाला है तो वास्तविकता में गलत क्या होगा, वो समीकरण तो क्या होगा, गलत ही होगा। अरे भाई वास्तव में क्या गलत होगा, वो समीकरण तो क्या होगा, गलत ही होगा। तो इस चीज का, और थर्ड वाला अपना क्या आ गया, ये चीज क्या है, बिल्कुल गलत है। विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तविकता में गलत हो सकता है, ये भी क्या है,
सही समीकरण वास्तविकता में गलत हो सकता है, ये चीज तो सही है ना भाई। तो इसमें और जो अपना डिफरेंट ऑप्शन है वो अपना सी हो गया। ठीक है, कि गलत समीकरण वास्तविकता में कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, और ये फोर्थ वाले का और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी आगे बढ़े और अभी अपन तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़े। कहां पे गया भाई? अब देखिएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। दिखाई पड़ रहा है ना? जल्दी से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब इतना बहुत क्या लगाऊं आपको। क्या दिया गया है, ध्यान से सुनो, कि किसी द्रव के दाब को ऐसा ही पद्धति में पास्कल नामक मात्रक में नापते हैं। कोई भी दाब है और दाब को अपन ऐसा ही पद्धति में, जैसे अपन ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही पद्धति में ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, तो आप कहोगे सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। इसको अपन एक अलग नाम क्या दे देते हैं, जूल दे देते हैं। इसी प्रकार से दाब का जो मात्रक है वो तो क्या है, दाब का मात्रक क्या होता है भाई? अरे दाब क्या होता है, बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है। अभी एम एल माइनस 1 t-2 होगा उसका। अब देखो, दाब का जो मात्रक है एसआई पद्धति में वो तो होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, लेकिन इसको अपन एक अलग नाम क्या दे रहे हैं, पास्कल दे रहे हैं, जैसे कि अपन ने ऊर्जा के केसेस में दिया था। अब ये बोल रहा है कि सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, और सीजीएस पद्धति में अपन दाब के इस मात्रक को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लिख देते हैं, कि सीजीएस पद्धति में अपना जो दाब है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये पूछ रहा है कि एक पास्कल में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक पास्कल में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, ये चीज आपको बतानी है। तो चलेगा, बिना किसी देरी के और अपन इस चीज को समझते हैं। अब सुनो भाई ध्यान से, द्रव में जो दाब होता है, दाब का वास्तविकता में मात्र क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, दाब का वास्तविकता में क्या मात्रक होता है? मिनट, और क्या हुआ यार, नेटवर्क कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू आया क्या? मिनट, ठीक है, अभी ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, बल बटे हुए क्षेत्रफल सर अपन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना भाई, बल बटे हुए क्षेत्रफल अपन बोलते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा किलोग्राम मीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 2, यही बचेगा। तो अपना दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, m1l-1t-2, ये हो गया भाई। दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो गया, m1l-1t-2, यही होगा ना। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं भी, अपने पास इतना झंझट ना करके, और मैं डायरेक्टली m-1l-1t-2 लिख दूं, ताकि अपने पास ज्यादा पेज ना रहे। m-l-1t-2, ये तो अपना ऐसा ही मात्रक में होता है, और जिसको अपन नाम दे रहे हैं पास्कल। और कितने पास्कल के बराबर है ये, 1 पास्कल के बराबर है। ये कितने पास्कल के बराबर है, 1 पास्कल के बराबर है। और ये पद्धति है अपनी एसआई पद्धति, ये पद्धति है एसआई पद्धति। यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो ये क्या बोल रहा है, सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक, मेरे भाई
सीजीएस पद्धति में अगर दाब के मात्रक की अपन बात करें तो ये तो इसकी विमा हो गई। मात्रक अगर अपन इसका लिखें, अपन डायरेक्टली मात्रक ही लिख लें, तो मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और मीटर इनवर्स 1, यही होगा ना भाई। अरे दाब का मात्रक यही होगा। अब इसकी सीजीएस पद्धति की मैं बात करूं, और उसमें अपन लिख रहे हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख रहे हैं अपन सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में अपन लिख रहे हैं इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई किलोग्राम को सीजीएस पद्धति में क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे ग्राम बोलते हैं। मीटर को सीजीएस पद्धति में किससे डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर से, और सेकंड तो अपना ऐसे की ऐसे रहता है, ये तो सेकंड इनवर्स 2 हो गया। यहां तक क्लियर। और इसको अपन ले रहे हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, इसको किससे ले रहे हैं अपन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। यहां तक क्लियर। अब देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको सोल्व करा रखा है, कोई भी दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए आपको। अब देखो अपन को क्या करना है, इन दोनों को बटेवे में लिख लेना है। बटेवे में कैसे, यानी 1 पास्कल अपॉन में क्या कर देना है, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 पास्कल में क्या दे रखा है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 दे रखा है, और अपॉन में अपन एक डाइन वाला करेंगे, डाइन वाले में क्या दे रखा है, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। तो अगर अपन इनको और बेहतर तरीके से लिखें तो इनको अपन कोष्टक में लिख लें, ये बराबर में चल ही रहे हैं, यानी किलोग्राम अपॉन ग्राम मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, इसको मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, और दोनों को क्या है, इनवर्स है ना, और सेकेंड इनवर्स 2 अपॉन में क्या है, सेकेंड इनवर्स 2, ऐसा ही है। अरे भाई ऐसा ही तो दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे 1000 ग्राम, तो मैं इसको 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम ऐसे लिख दूं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आप कहोगे 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन में क्या हो गया, सेंटीमीटर, और इसका इनवर्स है तो इनवर्स पूरे का कर दो। और भाई सेकंड इनवर्स वाले को मैं हटा ही देता हूं, सेकंड इनवर्स वाला यहाँ पे हट जाएगा ना भाई, सेकंड इनवर्स वाला सेकंड इनवर्स 2 से सेकंड इनवर्स 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे इसको अपन ने नस्ते नाबूद कर दिया। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बचेगा क्या, देखो भाई बचेगा क्या, अपना ऊपर तो है 1000, और ये देखो 100 का इनवर्स है, इनवर्स का मतलब 1 अपॉन में आएगा, तो इनटू क्या आएगा, 1 अपॉन में 100 आएगा। और ये किसके बराबर चल रहे हैं, एक पास्कल अपॉन में 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, और इक्वल टू चल रहे हैं 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 1 पास्कल अपॉन में 1 पास्कल अपॉन में 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो कितना आया भाई, 10 आया। तो मेरे को एक बात बताओ, ये 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10 डाइन पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दोबारा से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई। अपन को क्वेश्चन क्या दिया गया है, और छोटा कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको ध्यान से दिखे, और ये लो, ठीक है। अब सुनो, अपन को दिया गया था जो एसआई पद्धति में जो दाब का मात्रक है, एसआई पद्धति में अपन को दाब का मात्रक दिया गया है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक होता क्या है, तो एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2 होता है।
जो कि अपन को कहा कि इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं। इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में जो अपना दाब है उसको अगर अपन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो अपन को ऐसे बताना था कि 1 पास्कल में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, क्योंकि सीजीएस पद्धति में तो अपना मात्रक अलग होगा ना भाई दाब का। तो देखो अब अपन को पता है सीजीएस पद्धति में अपन द्रव्यमान को किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एसआई पद्धति में अपना जो द्रव्यमान था वो किलोग्राम में था, मैंने जब इसे सीजीएस पद्धति में बदला तो ग्राम में ले लिया। तो मीटर को किस में लेते हैं, यानी लंबाई को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। अपने एसआई पद्धति में जो लंबाई थी वो मीटर में थी, मीटर इनवर्स 1 थी, अपन ने यहाँ पे किस में ले ली, सेंटीमीटर में, क्योंकि बात सीजीएस पद्धति की कर रहे हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स 1 हो गया। समय सब में सेकंड में रहता है तो सेकंड इनवर्स 2 हो गया। अब देखो क्या क्या, फिर जैसा कि मैंने आपको और सोल्व करना बताया था कि अपन को एसआई पद्धति अपॉन में सीजीएस, या तो एसआई मात्रक को और सीजीएस मात्रक को दोनों को आपस में क्या करा देना है, ऐसा करके बदलने के बाद दोनों को भाग करा देना है। आप यहाँ पे 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 1 पास्कल भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा आपको दोनों को आपस में क्या करा देना है, डिवाइड करा देना है, भाग करा देना है। भाग जैसे ही आप कराओगे और कैलकुलेशन जैसे आप सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे आपको 1 2 3, 1 2 3 ले लिया, और इसका पूरे का ले लो 1 2 3, ओके ठीक है। होपफुली स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिएगा स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है आपको, और वो क्या दे रखा है, इसको एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा बड़ा कर ले। ओके देखो भाई आपको क्या दिया गया है, स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया है y इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको क्या करना है भाई, व्यक्त करना है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको व्यक्त करना है, दिया किस में गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मेरे को एक बात बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, ये सर बल का मात्रक होता है। बल अपॉन में क्षेत्रफल, न्यूटन न्यूटन अपना मात्रक होता है बल का, और मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का। बल अपॉन में क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है। और दाब को अपन क्या लिख सकते हैं, दाब को ये अपन को किसमें दिया गया है, अरे भाई दाब दिया गया है बल अपॉन क्षेत्रफल के रूप में, यानी एसआई पद्धति में। और एसआई पद्धति में अपन दाब को लिख सकते हैं पास्कल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अपन को पूछा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अरे भाई अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे रिलेट करना, अपन को किससे पूछा है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो इसने पूछा है पूरा ही कहां गायब हो गया ये। ओके अब सुनो, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी एसआई पद्धति में अपना दाब का मात्रक है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप सभी को पता है अपना दाब का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। अब इसने पूछा है कि जो अपना एसआई पद्धति का जो वैल्यू है वो सीजीएस पद्धति में कितना आएगा, यानी इस y का वैल्यू आपको देखना है, एसआई पद्धति में आपको दिया गया है और सीजीएस पद्धति में आपको देखना है। तो बताओ भाई कैसे करो, बताओ भाई, चलेगा बिना किसी देरी के, और अपन स्टार्ट कर लेते हैं। y का वैल्यू आपको दिया गया है तो उसको तो क्या ही लिखेंगे। अब सुनो ध्यान से, आपको पता है जो y का वैल्यू आपको दिया गया है वो एसआई पद्धति में किसका मात्रक है, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक है, दाब की विमा क्या होगी भाई, एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2। दाब का मात्रक कुछ ऐसा ही होगा क्या, एसआई पद्धति में अगर अपन दाब की मात्रक की बात करें तो वो यही होगा, और ये किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब देखो अपन बात करें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की,
मैं बात कर लूं अब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, मतलब ये किसमें मात्रक है, अपना सीजीएस पद्धति में मात्रक है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें मात्रक है भाई, सीजीएस पद्धति में मात्रक है। सीजीएस पद्धति में किलोग्राम का हो गया ग्राम, मीटर का हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हो गया सेकंड इनवर्स 2। यही होता है। यानी अपन ने ये जो वैल्यू निकाला था, अपन ने इसका जो वैल्यू निकाला था वो कितना आया था। मैं डायरेक्टली अगर आपको ये बताऊं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, ये वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो मेरे को ये बताओ क्या क्या करोगे आप। तो आप कहोगे सर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन में अपन जो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है उन दोनों का भाग कराएंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अपना किलोग्राम है, इसमें अपन ग्राम है, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम कर देंगे। फिर उसमें मीटर है, इसमें सेंटीमीटर है, दोनों का इनवर्स है तो इनवर्स कर देंगे। और इसमें भी सेकंड इनवर्स 2 है, और इसमें भी सेकंड इनवर्स 2 है। सेकंड इनवर्स 2 से सेकंड इनवर्स 2 तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो भाई, यानी यहाँ पे और किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम है ही, और 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, दोनों का इन्वर्स किया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वही वैल्यू अपन को 10 मिलेगी। लेकिन देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना वैल्यू आएगा, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अपन को पूछा किसका है, 1 पॉइंट कितना दे रखा है, वो 1.9 इंटू 10 की पावर 10 दे रखा है क्या। अरे भाई इसका क्या रमाद है, ये दे रखा है y इक्वल टू 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका पूछा है। तो भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह लिख दो y इक्वल टू 19 इंटू 10 की पावर 10, y इक्वल टू 19 इंटू 10 की पावर 10, और अपन को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10 डाइन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपका जो y का जो 50 था गुणांक का जो वैल्यू था वो क्या आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके और 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्या भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अगर अपने बेसेस समान हो, यानी ये 10 की पावर 1 है ना भाई, यहाँ पे 10 की पावर 1 अपन लिख सकते हैं। अगर अपने आधार समान हो तो खाते जुड़ जाती है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 11, तो 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। और अब आप इसको मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूर हट रहा हूं। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया गया है, ले लिया स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का, और इसका आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ भी नहीं करना, जो पीछे वाला आंसर था उसी को और यूज में लेकर के, और अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे फिर अपना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्टली भाई क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अरे भाई इसमें क्या रमाद है, 1 2 3। ओके, और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया, चलेगा भाई। भाई अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 2 ही थोड़ी ना किए हैं, 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए।
होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और कुछ बहुत भयंकर वाली चीजें नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। थोड़ा ध्यान से समझोगे और अच्छे से अगर क्लियर करोगे तो बहुत शानदार तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, उससे पहले और एक तस्वीर आपके बीच में लेकर के आया हूं, कुछ आपकी बचपन की यादें। बचपन में मास्टर जी द्वारा भेजी गई कमांडो फोर्स जब ना तो किसी की बात सुनती थी और ना कोई समझौता किया करती थी। देखो भाई, क्या यह फोर्स आपको याद आ रही है क्या? अरे भाई, ये फोर्स बिल्कुल आपको याद आ रही होगी जब अपन छोटी क्लासों में हुआ करते थे। और ये देखो, ये वाला जो इसको ये लटका के लेकर आए रहे, ये वाला क्या है, आतंकवादी है। अपनी क्लास का क्या है, आतंकवादी है। और ये मंडली आपको दिखाई पड़ रही है, ये वही मंडली है जो इसके जिगरी यार है। और तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आपको पता है ना, क्लास में और जो बैक बेंचर होते थे वो आतंकवादी हुआ करते थे। उनमें से मैं भी एक बैक बेंचर हूं। लेकिन आप इसे देखोगे भाई, ये मेरे को एक बात बताओ, चलो अपनी फोर्स की बात ही आ गई, फोर्स अपने और बीच में आई गई। मेरे को ये बताओ, ये फोर्स कब भेजी जाती थी? अपनी ये जो फोर्स है, ये इसकी जो आप देख रहे हो इस गैंग में, और एक इसका जो मुजरिम है, उसको कैसे ये फोर्स और घसीटते हुए लेकर के आ रही है। और एक इस फोर्स की खास बात क्या है? फोर्स की खास बात यह है, ना तो ये किसी की सुनती है, ना कुछ बोलती है। अगर मास्टर ने बोल दिया कि भाई उसको लेकर के आना है, फिर श्याम दाम दंड भेद जो भी उसको लगाना पड़ेगा वो लगाएंगे, और सर के पास उस बच्चे को हाजिर करेंगे। पहली बात तो ये फोर्स कौन सी फोर्स हुआ करती थी? क्या इसमें टॉपर्स आते थे, या फिर आगे की जो लाइन में जो बच्चे बैठा करते थे वो आते थे, या बैक बेंचर आते थे? तो आपको बता दूं, ये फोर्स स्पेशली फोर्स हुआ करती थी, और स्पेशल इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इसमें और केवल बैक बेंचर बच्चे भाग लिया करते थे। क्योंकि आपको पता है, मुजरिम अक्सर बैक बेंचर होता है, और बैक बेंचर के जो दोस्त होते हैं वो इतने निकम्मे होते हैं, पूछो मत। इतने निकम्मे होते हैं कि वो अपने ही दोस्त को क्या सर के पास लेकर के जा रहे हैं। बैक बेंचर के जो दोस्त हुआ करते थे वो ही सर के पास लेकर के जाया करते थे। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको होमवर्क के लिए कभी ऐसा और दंड नहीं मिलता था। आप किसी टेस्ट लगाओ और टेस्ट में अगर मार्क कम आए तो भी ऐसा दंड नहीं मिलता था। ये दंड कब मिलता था? ये दंड तब मिलता था जब मॉनिटर सर से नाम लिख के दे, और बार बार आपका नाम आ रहा है, सर आपको बुला रहे हैं, आप सर के पास हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी अगर कंडीशन बने कि सर ने बच्चे को कहा कि चलो उसको मेरे पास भेजो, वो बच्चा आ जाकर के उसको बोलेगा कि तेरे को सर बुला रहे हैं, आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर दोबारा से वो बच्चा जाएगा सर के पास, क्योंकि छोटे क्लासेज में ऐसा होता है ना, जब तक आप नहीं जाओगे, जब तक आपको नहीं पिटवाया जाएगा, तब तक चैन की सांस नहीं ले सकते। वो दोबारा जाएगा, सर उन्हें बोलेंगे कि देखिए अब की बार बुला के नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। आप दोबारा आए, आप दोबारा बुलाया, नहीं आया, अब सर बोलेंगे कि 3-4 बच्चे जाओ और उसको पकड़ के घसीट के लेकर के आओ। तो वो वाली जो कंडीशन थी, ये वो कंडीशन है जब आप बहुत ज्यादा और अपराध कर रहे होते हैं। अपराध की, मेरी जो अपराध की लैंग्वेज है वो आपकी क्लास तक सीमित है, ठीक है। क्लास का मतलब, क्लास का अपराध अलग होता है, अपना अलग, चोरी अलग अपराध है, और बाकी अलग अपराध है, लेकिन अपनी क्लास का जो अपराध है वो अलग है। तो इसमें जो मॉनिटर की बात नहीं मानता था और सर के बुलाने पे नहीं जाता था, उसकी ये हालत हुआ करती थी। तो भाई बिल्कुल आपको याद आ गया होगा। चलिएगा, अभी अपन आगे बढ़े और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर अपन आगे बढ़े। यदि किसी पद्धति में वेग, समय और बल ये मूल राशियां हैं तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? बहुत ही लल्लू चीज। देखो भाई, और जल्दी से इस चीज को तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। यदि कोई भी वेग और समय बल ये तीनों मूल राशियां हैं तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? अरे भाई, F इक्वल टू एम ए होगी। आपको क्या दिया गया है? वेग और समय मूल राशि दी गई है। एक्सलेशन को आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी अपॉन में सेकंड लिख सकते हो। और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी अपॉन में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा क्या? चलो दोबारा से आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता दूं।
इसको भी अपन सोल्व कर ले। वैसे ये चीजें बताने की नहीं है, बट मेरे को पता है कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको वास्तविकता में जब तक ना बताएं तब तक चैन की सांस नहीं आती है। तो चलेगा। देखो मैंने क्या बताया, विवाहों में अपन को यह पता होनी चाहिए कि कौन सी राशि किस राशि के ऊपर निर्भर करेगी, और फिर अपना जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से सटीक बैठेगा। अब देखो, वेग दे रखा है, समय दे रखा है और बल, ये तीन मूल राशियां, बल, वेग और समय, ये तीन आपको मूल राशियां दी गई है और द्रव्यमान की विमा आपको पूछी है। मेरे को बताओ, न्यूटन भाई साहब ने एक रूल दिया था, वो क्या था भाई? इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूं यार, ये बाद में अपन को दिक्कत करेगा। अभी आपने और इस चीज को पढ़ तो लिया ही ना। एफ इक्वल टू एम में, एफ इक्वल टू क्या दिया था? एम में। एम यहाँ पे क्या था? मास था, यानी द्रव्यमान था। एफ यहाँ पे फोर्स यानी बल था, और ए यहाँ पे त्वरण था यानी एक्सिलरेशन था। ए यहाँ पे क्या था? त्वरण था। ये ठीक है। अब सुनना, त्वरण को मैं क्या लिख सकता हूं? वेग बटे हुए समय। अरे भाई लिख सकता हूं ना त्वरण को, वेग बटे हुए समय। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर क्या होती थी? त्वरण। तो मैं बल को क्या लिख दूंगा भाई? बल को लिख दूंगा m इंटू वेग को अपन v से और समय को अपन किससे? सेकंड से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। अपन को बताना किसको है भाई? अपन को वैल्यू किसकी बतानी है? तो आप कहोगे सर द्रव्यमान की वैल्यू बतानी है, तो द्रव्यमान क्या होगा? m इक्वल टू एफ, और सेकंड उधर चली जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, और अपॉन में अपनी जो वेलोसिटी है वो नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? अपना द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। अपना क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। चलेगा, इस चीज को कैलकुलेट भी कर लो भाई। बल क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है इंटू सेकंड, और अपॉन में वेलोसिटी क्या होती है? अरे भाई वेग क्या होता है? वेग वास्तविकता में क्या होता है? वेग भाई वास्तविकता में अपनी क्या होती है? लंबाई होती है। लंबाई अपॉन में समय, यानी विस्थापन बटे हुए समय होता है। विस्थापन को अपन लंबाई में लेते हैं तो मीटर और सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। अब सुनना, मीटर से मीटर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स 1 ऊपर चला जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा? सेकंड इनवर्स 1 ऊपर चला जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा भाई? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर से ये वाला क्या हो जाएगा? पद क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू किसका बचेगा? सिर्फ इसका मात्रक आएगा किलोग्राम। ये क्या द्रव्यमान का मात्रक क्या किलोग्राम ही होता है? बिल्कुल। अरे भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम ही होता है ना। तो बिल्कुल, और अपन ने जो मात्रक निकाला वो किलोग्राम ही तो सोल्व किया है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। आपको सूत्र पता होना चाहिए। बहुत ही लल्लू चीज ही, बहुत ही आसान और लल्लू चीज थी। चलेगा, अब अपन को बिना किसी देरी के और इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 1 2 3। ओके, आगे करूं पेज? 1 2 3। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा। अभी देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विमाओं की दृष्टि से जांच करें कि समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax सही हो सकता है या नहीं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax सही है या नहीं। संकेतों के अर्थ सामान्य है। सामान्य का मतलब है कि v भी यहाँ पे क्या है? v अंतिम वेलोसिटी है, u अपनी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी u तो क्या है? अंतिम वेग है। सॉरी, v तो अंतिम वेग है, u अपना प्रारंभिक वेग है, a यहाँ पे क्या है? त्वरण को व्यक्त कर रहा है, और अक्ष अपना यहाँ पे दूरी को व्यक्त कर रहा है। अक्ष किसको व्यक्त कर रहा है? दूरी को व्यक्त कर रहा है। मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने वैसे आपको ये सभी क्वेश्चंस बताए हुए हैं। वी में समीकरणों का उपयोग कर अपन किसी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करें, ये तो मैंने और बहुत शानदार तरीके से आपको ये समझाया था। तो होपफुली
ये आप वैसे कर सकते हो, बट फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। आपको क्या होना चाहिए, विमेय विधि का मतलब है कि जितने भी पद अपने समीकरण में जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, जितने भी पद हैं उनकी सभी की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर सभी पदों की अगर विमाएं समान होगी, इसका मतलब अपना जो समीकरण होगा वो विमेय दृष्टि से सही होगी। अब वी अपना क्या है, अंतिम वेग है। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स वन, इसका क्या होता है, मात्रक होता है भाई। विस्थापन बटे हुए समय, विस्थापन लंबाई होता है, और लंबाई डायरेक्टली अगर मैं इसकी विमा लिखूं तो एल टी माइनस वन लिख सकता हूं। और इसका क्या दे रखा है भाई, स्क्वायर दे रखा है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो अगर और आसान तरीके से अगर आपको मैं समझाऊं तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, विस्थापन बटे हुए समय, ये अपनी क्या होती है, विमा होती है। विस्थापन बढ़े हुए समय, ये अपनी वी स्क्वायर की विमा हो गई। यू स्क्वायर की, भाई यू भी क्या है, वेग ही है। अरे वास्तविकता में वी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, लेकिन है तो वेग ही ना। और वेग क्या होता है, विस्थापन बढ़े हुए समय होता है। फिर वो क्या अंतिम होगा या फिर प्रारंभिक होगा, उससे अपन को लेना नहीं है, वेग तो वेग ही होगा। तो वेग इसका भी क्या होगा, एल अपॉन टी का स्क्वायर, यानी फिर प्लस में टू। तो टू से तो अपन को क्या ही लेना है, विमा में टू से तो कोई लेना नहीं है। लेकिन एक्सलेशन क्या होता है, तो एक्सलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वेग में परिवर्तन की दर। वेग बटे हुए क्या होता है, समय। अरे भाई एक्सलेशन होता है वेग बटे हुए समय, और वेग क्या होता है, तो आप कहोगे वेग होता है अपना विस्थापन बटे हुए और समय अपॉन में समय। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, विस्थापन क्या होता है, वास्तविकता में दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है, दूरी। तो इसको मैं क्या लिख दूं, एल अपॉन में टी, ये अपना वेग हो गया। और इनटू ये क्या हो रहा है, वन अपॉन टी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे भाई वी तो अपना हो गया एल अपॉन टी, विस्थापन बटे हुए समय, और ये वन अपॉन टी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया। एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया क्या, अरे भाई एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया ना। तो बिल्कुल एल अपॉन टी स्क्वायर अपन एक्सेलरेशन के स्थान पे लिख सकते हैं। तो लिखो भाई एल अपॉन टी स्क्वायर। और देखो अक्स, अक्स क्या होती है, दूरी होती है, और दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, लंबाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पुनः एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यानी एल अपॉन टी स्क्वायर और इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर प्लस में टू एल अपॉन टी स्क्वायर। मैं इसको भी एल अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर को अपन के क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपके तीन पद आए, एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर। संख्याओं से विमा को कोई लेना देना नहीं होता। तो तीनों पद क्या है, समान है। तीनों पद समान रहता है, अपना समीकरण विमीय दृष्टि से क्या है, सही है। ऐसा आपको इक्वेशन में लिख देना है, नीचे कहता है अपना समीकरण क्या है, विमीय दृष्टि से सही है। एक बार 3 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार नोट डाउन कर ले, स्क्रीन शॉट ले लें भाई। तो होपफुली आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, यहां तक क्लियर है। भाई आगे क्वेश्चन और करें क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन तो और कर ही ले, या फिर आगे एक क्लास हो ले, ऐसे बताओ आप। तो 43 मिनट की क्लास हो चुकी है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन खूब हो गए। फिर ज्यादा कराऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएंगे क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि आगे के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से 7 नंबर का तो चलेगा, फिर अपन कल ही देखेंगे, ठीक है। कल की क्लास अपन एक न्यूमेरिकल क्लास और रखेंगे, वन शॉर्ट सीरीज इसका नाम है। और वन शॉट सीरीज का मतलब है वन शॉट में अपने डायमेंशन और मेजरमेंट बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो सके। आज की जो क्लास थी वो होपफुली आपको समझ में आई होगी, बेहतरीन तरीके से आप इस क्लास को और समझ पाए होंगे। और थ्री लगभग 9 क्वेश्चन के अराउंडिंग अपन ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिसमें जो अपना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं। तो एक पास्कल इक्वल टू क्या होता है, एक पास्कल इक्वल टू कितना होता है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है, जो अपन ने ये मैंने जो न्यूमेरिकल रूप में आपको दी है,
इन वैल्यूज को आपको याद भी रखना है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 10 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपका वैल्यू आया। तो इन चीजों को आपको याद भी रखना है और होपफुली ये चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। तो भाई ऐसे ही आप थोड़ा बेहतरीन तरीके से और कवर अप करते रहे बिल्कुल। और फिजिक्स बहुत शानदार होने वाली है, आप इसकी और बेफिक्र रहें, इसकी चिंता ना करें कि फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स हमारी बहुत टफ है, फिजिक्स हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और अभी आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चीजें आपको और दिलों में घर कर पा रही होंगी। तो बिल्कुल, और ऐसे ही आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिएगा। सफलता आपके एक दिन बिल्कुल कदम चूमेगी, इस चीज का लिए आप बेफिक्र रहे। चलेगा, आज के लिए अपन इतना ही, आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं दोस्त। समय अभी हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही बेहतरीन तरीके से मनोरंजन में बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।